बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंट्रोडक्शन टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे इस ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये है क्या, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या चीज़ है और एब्डोमेन में विसरास का अरेंजमेंट क्या है, यानी कि कौन सा एब्डोमिनल ऑर्गन कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, और इस सब की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि एब्डोमेन को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके हम क्यों पढ़ते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में ये है कि ये एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, हॉलो यानी कि अंदर से खाली है। ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि ओरल कैविटी से, यानी आपका माउथ है वहां से ये शुरू होती है, वहां से फेरिंग्स में जाती है, ठीक है, जो आपके थ्रोट में है, फिर ईसोफेगस में जाती है जो कि चेस्ट में, वहां से फिर एब्डोमेन में यानी स्टमक में, वहां से इंटेस्टाइन में, वहां से रेक्टम में, फिर एनस में जहां से फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एक्सपेल हो जाता है। ठीक, अब कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं कि ये सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन को असिस्ट करते हैं। किस तरह? कुछ ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो फूड के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि जैसे अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जरूरी है कि उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पहले सिंपल फॉर्म में किया जाना ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। ये जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं ये इसी चीज में हेल्प करते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम प्रोवाइड करेंगे जो उस कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकेगी। ठीक है, इसलिए स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लिवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इन सब का डाइजेशन में इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब फूड मूव कैसे करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है ना, वेव लाइक मूवमेंट है। ठीक है, ये इस तरह करके ना वेव की फॉर्म में चलता है। अगर आपने क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग करते कभी किसी वीडियो में देखा होगा कि हाथों में दो रोप्स पकड़कर वो उसे टग देते हैं ऐसे। ठीक है, झोल सा आता है और वो आगे की तरफ वेव की तरह मूव करती है। यही चीज बिल्कुल इंटेस्टाइन में है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल मसल है वो सारा इकट्ठा होता है और फूड को फिर प्रोपेल करता है आगे की तरफ, पुश करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है ओरल कैविटी जिसको माउथ कहते हैं। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, लोकेशन देखते जाना है साथ साथ। ठीक है, ओरल कैविटी जहां से स्टार्ट होता है, ठीक, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, जो सारे आकर ओरल कैविटी के अंदर ओपन होते हैं। ठीक, उसके बाद फेरिंक्स है जहां से हमारी इनवॉलेंट्री स्वॉल्विंग शुरू हो जाती है। उसके बाद ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप जिसको कहते हैं। फिर स्टमक है। ठीक है, यहाँ से नीचे नीचे जो रीजन है ना बच्चों, यहाँ से नीचे एब्डोमिनल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। ईसोफेगस थोरेसिक रीजन में आ जाती है, फेरिंक्स नेक पोर्शन में आ जाती है और ओरल कैविटी हेड में। इसी वजह से आप इसको हेड में से भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक में से भी, थोरिक्स के पोर्शन में से भी और बाद में एब्डोमेन में भी। अच्छा, उसके बाद इसोफेगस के बाद स्टोमिक, स्टमक से कंटिन्यू होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ एरो लगा हुआ है यहाँ पर स्टमक का जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और ये सारी की सारी एब्डोमेन के सेंटर में जमा है। ठीक है, ये देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर में मौजूद है। उसके बाद इसका कनेक्शन है आगे इस पॉइंट पर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। उसके आगे फिर सारी लार्ज इंटेस्टाइन है जो इस तरह, ये देखिए, यहाँ से असेंड, फिर ट्रांसवर्सली और फिर नीचे की तरफ है। उसके अलावा साथ में हमारे सिस्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है। लिवर के किस तरह इन्वॉल्व है डाइजेशन में, कि लिवर की जो एक गट है, ठीक है, एक उसका पाइप है जो आकर इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में मजीद क्लियर करूंगी। गॉल ब्लैडर भी इसी तरह शामिल है डाइजेशन में, और पेंक्रियाज हैं जो भी आकर स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पोर्शन में ओपन अप होता है सब। अच्छा, अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का प्राइमरी पर्पस ये है कि इसने फूड को ब्रेक डाउन करना है सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ताकि वो एब्जॉर्ब होकर एनर्जी प्रोवाइड कर सके। फूड का प्रॉपरली माउथ के अंदर इंजेस्ट किया जाना, उसकी मैकेनिकल प्रोसेशन होना, ठीक है, प्रोसेसिंग होना, यानी कि फूड को च्यू करना, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना और स्लाइवा से मॉइस्ट किया जाना जरूरी है कि फूड डाइजेस्ट हो सके। और एक चीज आपने याद रखनी है कि जो मेन डाइजेशन है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ पे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की
केमिकल ब्रेकेज होती है, यानी कि केमिकल्स एंजाइम्स आते हैं। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपने बताना है कि डाइजेशन शुरू ओरल कैविटी से होती है, इसलिए कि सलाइवा के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को शुरू करा देते हैं, ठीक है। जैसे एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? ये प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है। तो ये माउथ के अंदर भी, सलाइवा के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में स्क्रीट ये पैंक्रियाज से होता है। इसलिए अगर एमसीक्यू आए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बताओगे कि डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। लेकिन फिर अगर ये पूछा जाए कि मेन डाइजेशन कहाँ पे होती है, या मेजर जो पोर्शन है डाइजेशन का वो कहाँ होता है, फिर बताओगे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। और ब्रेकडाउन भी ड्यूडेनम में होती है, आगे जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक। अब क्या होता है कि जब उन फूड पार्टिकल्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं उनको सिंपल मोनोसेक्राइड शुगर्स की फॉर्म में कर दिया जाता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कर दिया जाता है, फैट्स को बिल्कुल लिपिड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कर दिया जाता है, तो फिर इसको इंटेस्टाइन के जो एक स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन में, कि अगर सपोज ये आपकी इंटेस्टाइन है ना, हॉलो ट्यूब, इससे हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना हैंग कर रहे हैं। आपने कभी मॉपिंग होती देखी है फ्लोर की, जैसे फर्श पे जो मारते हैं एक मॉप, वो हेयर लाइक थ्रेड्स वाला एक मॉप सा होता है, वो क्या करता है कि वो पानी को जज़ब कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह इंटेस्टाइनल विलाए होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फूड को टच करते हैं और उसके अंदर से सक आउट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बाहर वाली साइड है, वहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे, उसके अंदर ये चीजें एब्जॉर्ब होती जाती हैं, ठीक। और इस तरह ये सर्कुलेशन के अंदर इंटर करती हैं। वरना डायरेक्टली तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का और ब्लड का कोई लिंक नहीं है, लेकिन एनर्जी इस तरह ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका ज्यादा रोल है इस एब्जॉर्प्शन में, फूड को एब्जॉर्ब करने में, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन मेनली एक्सेस वाटर को और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करती है कि कितने को एब्जॉर्ब करना है, कितने को बॉडी में रखना है, और कितने को फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देना है, ठीक है। जब ये डिसाइड हो जाता है कि कितना रखना है और कितना एक्सक्रीट करना है, तो जो बच जाता है उसको फीसिस की फॉर्म में बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है। इस पिक्चर में आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सारे कंपोनेंट्स देख सकते हैं, और ये पिक्चर आपने याद करनी है ताकि आपको हर ऑर्गन इसका लेबल करना आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर आप देखेंगे कि 3 ग्लैंड्स के नाम है। एक ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कौन सा वाला है? ये जो बड़ा वाला ग्लैंड है, इसके साइड से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, फिर सिर्फ ओवरव्यू के लिए, ठीक। एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। मैंडिबल अगर आपने पढ़ी हुई है बोन, तो आपको पता है कि ये देखिए यहाँ होनी चाहिए ना, जहाँ पे आपकी चिन होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है ना वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। लिंगुअल का मतलब है टंग, टंग के नीचे ये वाले ग्लैंड्स हैं, ठीक। उसके बाद इसोफेगस का पता होना चाहिए, इसोफेगस से नीचे स्टमक है, ठीक। एक चीज जो आपने फोकस यहाँ पर करनी है वो ये है कि पेंक्रियाज की लोकेशन क्या है, ठीक। पेंक्रियाज आप देखेंगे, ये देखिए पेंक्रियाटिक डक्ट को देखेंगे, यहाँ पे लेबल्ड है, लेकिन पहले जो ग्रीन कलर का पेंक्रियाज है स्टमक के पीछे, इसको देखना है। तो पेंक्रियाज स्टमक के बैक साइड पे लाई करता है। इस पिक्चर को मैं साइड पे यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये स्टमक है ना आपका, इस तरह करके नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके आगे जो कंटिन्यूएशन है ना, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आकर ओपन हो रहे हैं, जो कि कनेक्शन है एक्सेसरी ऑर्गन्स का मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टमक के पीछे लीफ लाइक पेंक्रियाज है, तो इसकी डक्ट भी आके इधर खुलेगी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर, और ऊपर जो यहाँ पर लिवर है, और लिवर के नीचे गाल ब्लैडर है, पित्ता जो है ना यहाँ साथ जुड़ा होता है, फिर ये कंबाइन एक डक्ट के थ्रू ये भी आकर यहाँ से एंटर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि लिवर के साथ गाल ब्लैडर की डक्ट कंबाइन करती है, ठीक है। वो दोनों फिर पेंक्रियाज की डक्ट के साथ कंबाइन करते हैं, और तीनों आकर, ठीक है, इकट्ठे आकर, मतलब लिवर के साथ गाल ब्लैडर मिलकर एक, और ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन डक्ट है वो पेंक्रियाज की डक्ट के साथ मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में ओपन होते हैं, ठीक। तो इसी वजह से जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है, जो कि बाइल से, यानी गॉल ब्लैडर जो स्क्रीशन भेज रहा है उससे होती है, और पेंक्रियाज जो है जो प्रोटीन डाइजेशन भेज रहा है वो यहाँ पर आकर मेन होगी, ठीक। अच्छा, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचे ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से नेक्स्ट जो पोर्शन है ना बच्चे, उसको कहते हैं जेजुनम, ठीक है। जेजुनम भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उससे अगला आखिरी पार्ट जो है उसको आइलियम कहते हैं, ठीक है। आइलियम वो पार्ट है जिसने आगे जाकर कनेक्ट करना है फिर,
ठीक है, देखेंगे आप आइलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसने जाकर फिर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो जाना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम कहते हैं इलियोसीकल जंक्शन। ठीक है, इलियम के लिए, और सीकम जो है ना ये कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट हो रही है उसका पार्ट है। तो अब आप इसके पार्ट्स को सारे को एक एक दफा पढ़ लें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सीकम। ठीक है, सीकम से ऊपर देखें कि कोलॉन ऊपर की तरफ जा रही है ना, यानी कि इस तरह है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना कोलॉन, तो यहाँ से पहले ये ऊपर जाएगी, तो इसको हम असेंडिंग कोलॉन कहेंगे ये। ठीक है, फिर ये ट्रांसवर्सली जाएगी तो ट्रांसवर्स कोलॉन है, उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आएगी तो फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन है। ठीक है, यहाँ तक कोलॉन, उसके बाद आगे जिस पोर्शन से कनेक्ट होगी तो छोटा सा पोर्शन है उसको हम कहेंगे, ये डिफरेंट कलर से बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जहाँ ये इधर से कनेक्ट होगी इसको हम सिग्मोइड कोलॉन कहते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कोलॉन कहाँ पे होगी, ये वाला पोर्शन है ये। उसके बाद रेक्टम है और फिर एनस है जहां से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी पिक्चर आपने इसको याद कर लेना है, ऑर्गन्स का अरेंजमेंट और मेन मेन नाम आपको इनके याद होने चाहिए। कुछ की पॉइंट्स जो आपको पता हो कि मेजर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो स्टमक और इंटेस्टाइन है। ठीक है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तब यूज होगा जब आप इनके क्लिनिकल नोट्स पढ़ोगे। ठीक है, डिफरेंट जो है सर्जन आपको पढ़ाएंगे कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स क्या हैं और लोअर के क्या हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ तक है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें ईसोफेगस है, स्टमक है और ड्यूडेनम है। लोअर जो है ड्यूडेनम से ऑनवर्ड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे और लार्ज इंटेस्टाइन से बनता है। फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस जिनको कहते हैं कि जिसके अंदर वो कंपोनेंट्स हैं, वो एंजाइम्स है जिससे डाइजेशन होनी है, वो पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। ठीक है, जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर है सीकम, जहां से शुरू हुई कोलॉन। कोलॉन के अंदर आपको पता है ना कि असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन है और सिग्माइड कोलॉन है। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स हैं। किस तरह याद रखोगे, सीक्वेंस फर्स्ट है ना यहाँ से सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर जो जा रही असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग एंड देन सिग्मॉइड। फिर सिग्मॉइड रेक्टम से कनेक्ट होती है और फिर एनस से जहां से एक्सपेल कर दिया जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे मेस्टिकेशन वर्ड, च्यूइंग के लिए मेडिकल में मेस्टिकेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि टीथ से जो आपने ब्रेक डाउन की है फूड की। यहाँ पे एक टर्म है बोलस, जिसको आप बाइट कहते हो ना, फूड का एक बाइट ले रहे हो, वो अलग चीज है, बोलस एक अलग चीज है। बाइट वो था जो आपने एक फूड का कंपोनेंट अपने माउथ में रखा, लेकिन जब उस बाइट के अंदर स्लाइवा शामिल हो जाएगा और वो च्यू हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल मैनिपुलेशन क्या है कि उसको टीथ ने ब्रेक डाउन कर दिया, और मॉइस्ट कहाँ से हुआ, वो स्लाइवा से। तो उसके बाद जो यानी कि समझिए कि डाइजेस्ट करने से पहले जो फूड की आपकी कंडीशन होती है ना, वो बोलस है। ठीक, ये आगे भी यूज होगा वर्ड बोलस, तो आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है कि फूड को ब्रेक डाउन करना मैकेनिकली, यानी कि उसकी पीसेस कर देना डाइजेस्टेबल चंक्स में, छोटे छोटे बाइट्स में। अब इसीलिए कहते हैं कि खाने को इवन मैनर्स में भी काउंट होता है, और ये हेल्थ के लिए भी है कि फूड को च्यू करके खाना है। कहा जाता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, लेकिन 21 टाइम्स एक बाइट को च्यू किया जाए तो वो अच्छा डाइजेस्ट होता है। यही वजह है, एक तो उसके चंक्स छोटे हो जाते हैं, दूसरा उसमें स्लाइवा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है तो डाइजेशन इंप्रूव होती है। ठीक, फिर केमिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, वो एंजाइम्स शामिल हो जाएंगे जिन्होंने ब्रेक डाउन करनी है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ एक चीज आपने क्लियर करनी है बच्चों के, गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक, इंटेस्टाइन का मतलब आपको पता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए भी यूज किया जाता है, और कभी कभी पूरा ओरल कैविटी से लेके एनस तक। लेकिन जब आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये एक ब्रॉडर टर्म आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर बाकी जो एसेसरी ऑर्गन्स है ना वो भी शामिल हो जाएंगे। यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहेंगे तो सिर्फ मेन ट्रैक्ट, ओरल कैविटी से लेके एनस तक। लेकिन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करेंगे तो फिर आप लिवर को, गॉल ब्लैडर को और पेंक्रियाज को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो डाइजेशन में एड करते हैं। अच्छा, इस पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर शो किया हुआ है कि डक्ट्स कहाँ आकर खुलती हैं, यानी कि एसेसरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लें।
इस पॉइंट पे देखना है आप लोगों ने, ठीक है? इस पिक्चर को मैंने कोशिश की थी एलैबोरेट करने की, अब आपको कलर से मैं बताऊंगी। देखें कि लिवर के साथ गॉल ब्लैडर अटैच्ड है, ठीक है? इसको मैं यहाँ अगर बनाऊं तो लिवर के अंदर से 2 डक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है? इस तरह नीचे आती हैं, यानी कि ये वाली जो होती है, अभी सिर्फ समझने के लिए मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, अभी सिर्फ समझने के लिए कि कनेक्शन क्या है। आज जिसको मैंने लिखा है दिस इज द राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है? राइट हेपेटिक है, राइट लिवर की डक्ट है ये, राइट लोब से आ रही है। और इस साइड वाली इज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाती है, CHD, ठीक है? इसके अंदर फिर गॉल ब्लैडर की डक्ट आकर शामिल होती है, जिसको ठीक है गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, वो इसके अंदर आकर शामिल हो जाती है। उसके बाद जब ये मिल जाते हैं ना, यानी कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट, जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है? सिस्टिक वर्ड बच्चों जहां यूज होगा ना, दैट इज फॉर गॉल ब्लैडर, ठीक है? जब सिस्टिक डक्ट, ये वाली सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो फिर ये बनती है CBD, कॉमन बाइल डक्ट। आज आपने कैलेट्स ट्रायंगल पढ़ा तो शायद इसका जिक्र सुना होगा, ठीक है? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट जो है यहाँ इस वाली पिक्चर में ग्रीन तक शो किया हुआ है, जो ग्रीन है दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है? उसके बाद देखेंगे एक लीफ जैसा बबल्स वाला एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये क्या है? पेंक्रियास। अब इसके साथ यहाँ तक ग्रीन डक्ट आई है और वहां पर आकर इसमें रेड कलर से मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह इसके साथ पेंक्रियास से भी ज्वाइन हो गया है। फिर ये दोनों इकट्ठे मिलकर जाकर इंटेस्टाइन के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है? ये जो छोटी टिप बनाई है ना, जिसको भी मैं दोबारा हाईलाइट करने वाली हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है? ये कंबाइंड है, यानी इस वाले ग्रीन पोर्शन के अंदर लिवर और गॉल ब्लैडर से मिलके आने वाली डक्ट और पेंक्रियास से आने वाली डक्ट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और ये जाकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जो कि खुद स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ये ओपन होता है। और इसकी कितना फ्लो रखना है उसको कंट्रोल करने के लिए वहां एक स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक है? स्फिंक्टर का अभी तक आपको पता होगा क्या है, कि ये सर्कुलर मसल होते हैं, किसी भी चीज को रेगुलेट करते हैं। जैसे आप नट टाइट करके या फिर कहने के नलके की नॉब एडजस्ट करते हैं कितना पानी आना चाहिए, उस तरह ये कंट्रोल करता है इन सब जूसेस के फ्लो को, के इंटेस्टाइन में कितना कितना रिलीज करना है, क्योंकि इनमें ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक हैं, जो बेसिक हैं। अगर ये ज्यादा स्क्रीट हो जाएंगी तो ये नुकसान दे सकती हैं, ठीक है? इसलिए इनको कंट्रोल रिलीज करवाता है ये। उसके बाद इसमें जहां पे रिंग्स बने हुए हैं बच्चों, ब्लैक रिंग्स है ना सारे, ये सारे रिंग्स जो हैं ये स्फिंक्टर्स हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट के स्फिंक्टर्स पूछे जाते हैं, इसलिए ये पिक्चर मैंने ऐड की थी, दो वजह से कि एक आपको एसेसरी का कनेक्शन पता चल जाए, दूसरा स्फिंक्टर्स, ठीक है? पहला स्फिंक्टर ये है इसोफेगस के अपर पार्ट पे, दूसरा लोअर पार्ट पे, फिर स्टमक के पार्ट पे, ठीक है? उससे आगे फिर जहां ये डक्ट्स खुल रही थी, फिर जहां पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन है, और एंड में जहां पे एनस। इस पिक्चर में आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला स्फिंक्टर है अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर, कि जहां से इसोफेगस शुरू होती है, यानी कि यहाँ से अगर नीचे चला गया फूड इस पॉइंट से तो फिर ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर लोअर इसोफेजियल एंड है, यहाँ पे इसका फायदा क्या है? जो अपर वाला है वो फूड पाइप में से फूड को वापस रिगर्जिटेट होकर माउथ में नहीं आने देता, वरना हर बार आपको वोमिटिंग हो जाए खाकर, ठीक है? और वोमिटिंग में यही रिलैक्स किया जाता है इनवॉलेंट्री, ताकि आप स्पिट आउट कर दो, सब कुछ बाहर निकाल दो, ठीक है? लोअर एंड पे क्या है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये क्या करेगा? ये स्टमक में फूड के पहुंच जाने के बाद इसको वापस नहीं आने देता, ठीक है? उसके बाद फिर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना स्टमक के लोअर एंड पे है, ताकि फूड जो है ना वो कंट्रोल्ड रिलीज किया जाए ड्यूटेनम में। ये भी एक साइंस है, क्योंकि स्टमक के अंदर है एसिड, ठीक है? गैस्ट्रिक एसिड है, उसकी पीएच बहुत ज्यादा है, जबकि ड्यूटेनम में पीएच इतनी ज्यादा नहीं है। उस पीएच को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला ने स्टमक में एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है। इसमें 3 लेयर्स में प्रोटेक्शन है स्टमक की, कि उस एसिड से बच सके स्टमक खुद, ठीक है? अब उतने एसिड वाली चीज अगर ड्यूटेनम में एकदम रिलीज कर दी जाए तो ड्यूटेनम को नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये थोड़ा थोड़ा फूड स्टमक से ड्यूटेनम में रिलीज करता है, ताकि इतनी देर में सेंसरी ऑर्गन से बाकी जूसेस आ जाएं और उस फूड को न्यूट्रलाइज किया जाए और थोड़ा बेसिक कर दिया जाए डाइजेशन के लिए, ठीक? उसके बाद फिर इलियोसिकल स्फिंक्टर है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकली, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, यहाँ पर कैंसर्स डेवलप होते हैं। इवन यहाँ पर आप जब ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेट से बाउल साउंड्स, इंटेस्टाइन की साउंड सुनते हो ना, तो भी ये जगह होती है, मैं आपको फिर बताऊंगी इंशाल्लाह,
ठीक है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स हैं। एनल स्फिंक्टर्स वो हैं जो आपके डेफिकेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंटरनल वाला जो है वो इनवॉलेंट्री है, एक्सटर्नल लेकिन वॉलेंट्री है। जब तक फिजिबल कंडीशन नहीं होगी कि आप जहाँ डेफिकेट कर सको, ये आपको एडिकेट कंट्रोल देता है कि आप इसे होल्ड कर सको। बच्चों में ये अच्छी तरह डेवलप नहीं होते, यही वजह है कि बच्चे डेफिकेट कर देते हैं, उनको आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, ठीक है। हम एब्डोमेन को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हमारे 9 क्वाड्रेंट्स का रीजन है और एक हमारा 4 क्वाड्रेंट्स का रीजन है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। 9 वाले का ये एडवांटेज है कि इससे आप ऑर्गन्स की लोकेशन को अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है, कौन सा कहाँ लोकेटेड है। लेकिन जो अपर लोअर वाला है, इस सिस्टम से फायदा होता है कि जब क्लिनिकली आप असेस करते हो ना, क्योंकि एब्डोमेन के पेन्स डिफ्यूज होते हैं। आप देखो कि जब आपको पेट में दर्द होता है तो पूरे आप हाथ रख के बताते हो कि पेट में दर्द है, कोई भी उंगली से नहीं बताता, ये डिफ्यूज पेन्स होते हैं। इसलिए हम फिर राइट अपर राइट लोअर क्वाड्रेंट वाला सिस्टम यूज करते हैं ताकि हम उस चीज को लोकेट कर सकें। तो सबसे पहला रीजन, इसकी नंबरिंग भी होती है 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, 1 2 3। फर्स्ट देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिएक रीजन। इसको याद करने का आसान तरीका बच्चे कि देखें ये वाला जो रीजन है ये रिब्स के नीचे आ रहा है ना, तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिएक रीजन है, ठीक है। हाइपो नीचे, कॉन्ड्रिया यानी रिब्स के। इसी के साथ दूसरा वाला जो है दूसरी साइड पर, दैट इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिएक रीजन, ठीक। दरमियान वाला रीजन इसमें स्टमक होता है ना, तो इसे आपने याद रखना है, ये एपीगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक। इसी तरह इससे नीचे आ जाएं तो यहाँ दरमियान में सेंटर वाली जगह जहाँ पे मैं डॉट लगाने लगी हूँ, यहाँ आपकी एम्ब्लाइकस होती है ना, ठीक है, बेली बटन। तो इस वजह से इस रीजन को भी हम अम्बलाइकल रीजन कहते हैं। इसके राइट और लेफ्ट पे लंबर रीजन है, लंबर वर्टिब्रा भी होती है यहीं पे, इस जगह पे बैक में। तो ये रीजन भी लंबर रीजन है, किडनी वाला, ठीक है। उससे नीचे अगर आपको याद हो तो जो हमारी पेल्विस की बोन है, थोड़ा सा हमने उसको पढ़ा था, तो ये वाला राइट आइलिक रीजन है और ये वाला लेफ्ट आइलिक रीजन है। आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर अम्बलाइकल से नीचे जो रीजन है दैट इज द हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। अम्बलाइकल से ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकस से नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो इसमें राइट आइलिक रीजन की इस तरह इंपॉर्टेंस आपको पता होगी कि अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो ज्यादातर राइट आइलिक रीजन में होता है, और जगह भी हो सकता है लेकिन मेजोरिटी में था। इसी तरह आप दूसरी तरफ वाले क्वाड्रेंट्स पे आ जाएं अगर, तो यहाँ आप देखेंगे ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये देखें एक जरा ब्रॉडर फॉर्म हो गई है कि जो यहाँ पर 9 क्वाड्रेंट से वो 4 में जब किए हैं तो थोड़ी जगह ज्यादा हो गई है। यहाँ आपके पास ब्रॉड मतलब आप कॉन्टेक्स्ट में चलेगी हो, आप हर चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद एक विस्ट्रास की अरेंजमेंट क्या है, ठीक। आप देखेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लिवर है। आप जो पिक्चर देखेंगे ना उस पर आप खुद ही लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसमें से देखेंगे कौन सा ऑर्गन किस वाले रीजन में आ रहा है, तो फिर आपको आसानी रहेगी। इस पिक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक है, पहले मैं एडिट कर दूं, कि जिन्होंने राइट किडनी को लिखा हुआ है हाइपोकॉन्ड्रिक में, वहां नहीं होती, राइट किडनी लंबर में होती है बस, बाकी पिक्चर इजी है समझने के लिए। अब आप इससे देखना शुरू करें तो देखें कि हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लिवर है। अगर आप बैक साइड पे देखें तो आपको हल्का सा ही नजर आ रहा होगा कि लिवर बना हुआ है इसमें, ठीक। और स्मॉल गॉल ब्लैडर है क्योंकि वो लिवर के नीचे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक। फिर एपिगैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक में स्टमक, नाम ही उसका स्टमक से। फिर लिवर का भी एक पोर्शन, क्योंकि लिवर काफी ब्रॉड होता है और राइट से लेकर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होता है, इसलिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी लिवर है, ठीक है। पेंक्रियाज है क्योंकि वो स्टमक के पीछे था, ड्यूडिनम क्योंकि वो स्टमक की ही कंटिन्यूएशन है। फिर स्प्लीन, ठीक है। और एड्रीनल ग्लैंड्स भी यहाँ तक आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है वैसे एपिगैस्ट्रिक में है, वो हाइपोकॉन्ड्रियम में आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक साइड पे क्या, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ कोलॉन भी आ रही है, देखें कोलॉन का कुछ पोर्शन देखें आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, देखिए ये नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे लेफ्ट किडनी भी यहाँ तक सेस कर रही होती है, और पेंक्रियाज है। राइट लंबर रीजन में क्या है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, राइट कोलॉन है, राइट किडनी। अम्बलाइकल रीजन इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें एक तो अम्बलाइकस है, नेवल, बेली बटन जिसको कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा सेंटर में है तो ज्यादातर वो अम्बलाइकस में ही होती है, और ड्यूडेनम है। फिर लेफ्ट लंबर रीजन है जहाँ डिसेंडिंग कोलॉन है, ठीक है। फर्स्ट वाले में लार्ज इंटेस्टाइन नजर आ रही है जी बच्चे, एक्सटेंड करती है। ये ऑर्गन्स इतने अच्छी तरह डिमार्केटेड नहीं होते जितने यहाँ बने हुए हैं। जब आप सर्जरी के लिए एब्डोमेन खोलते हैं तो वो काफी मेस्ड अप होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए वक्ती कि आपको पता हो कि रफली एक आइडिया कि कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ जो नजर आ रहा है उसको आपने फिलहाल समझना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा कि उसको पिक कैसे करना है, ठीक।
सिक्स वाले में आ जाए, देखें डिसेंडिंग कोलॉन और लेफ्ट किडनी है लेफ्ट लंबर रीजन में। 7 यानी राइट एलिएक में देखें अपेंडिक्स और सीकम है, तभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसको देखना। फिर हाइपोगैस्ट्रिक देखें यूरिनरी ब्लैडर है, सिग्मोइड कोलॉन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। अब यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है ना, यही वजह है कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसको यहाँ पर दर्द हो रहा होता है, बेली बटन के नीचे, शायद कभी आपने फील किया हो। रोजा रख के जब आपको डिहाइड्रेशन होती है तो अक्सर यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और फिर लेफ्ट आईलिक रीजन है, यहाँ क्या है, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्माइड कोलॉन। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें जो हम पढ़ेंगे, यानी कि एब्डोमेन है, एब्डोमेन, लेकिन इसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यूरिटर भी गुजर रहा होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या थी इतना सब करने की, 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने की, कि कुछ पेन्स हैं, अगर वो जिस जगह पे हो रहे हो जिस क्वाड्रेंट में, तो आपके माइंड में एक, मतलब देखें कोई बंदा कहता है पेट में दर्द है, उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन अगर वो कहता है मेरे पेट में राइट साइड दर्द है, अगर आपको पता हो कि राइट साइड पे कौन से ऑर्गन्स हैं तो आप थोड़े से स्पेसिफिक हो जाओगे। फिर वो कहता है कि राइट साइड पे भी नीचे दर्द है, तो आप मजीद स्पेसिफिक हो जाओगे कि नीचे क्या था, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोसीड करते हो ना जब आप एक क्लिनिशियन बनकर बैठे होते हो, जब आपके पास पेशेंट आता है। तो ये फायदा है क्वाड्रेंट्स में पढ़ने का, कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कहाँ लाइक कर रही है और उसको फिर आप आइडेंटिफाई कर सकें। ये मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे ये पिक्चर में हैं, ये हम सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे, आपने याद नहीं करनी और परेशान नहीं होना इनको देख के। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि कुछ लोग कहते हैं इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो आपको अंदाजा हो कि एज अ डॉक्टर, ठीक है, एज अ जनरल प्रैक्टिशनर ये कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आपके फ्यूचर में, ठीक। RUQ पेन को साइड पे इसलिए किया कि कुछ कंपोनेंट्स ज्यादा थे, पिक्चर में फिट इन नहीं हो रहे थे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखेंगे आप एपिगैस्ट्रिक रीजन में आए, पहले देखिए यहाँ पे गर्ड का पेन है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को स्टमक का पेन कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्राइटिस, ठीक, मैदे का दर्द, गैस्ट्रोपरेसिस, पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियास का पेन, फिर ACS लिखा हुआ बच्चे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इवन यानी जो हार्ट का पेन होता है ना, वो भी कभी कभी स्टमक वाले रीजन में आ जाता है। इसी तरह स्टमक की कभी कभी ऐसी पेन होती है, लगता है कि हार्ट तक कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि रेफर्ड पेन या रेडिएटिंग पेन क्या होता है। लेफ्ट साइड पे देखिए सारी स्प्लीन की चीजें, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। उसके अलावा देखिए LLL निमोनिया क्या है, कि लोअर लोबार निमोनिया, ठीक है, लेफ्ट लोअर लोबार निमोनिया, कि निमोनिया का पेन भी नीचे एब्डोमेन में आ सकता है। अक्सर ये होता है कि पेन सिर्फ आपको एब्डोमेन में या और कहीं हो रहा था, लेकिन बीमारी कहीं और होती है, तो वो सब चीजें भी आप फिर काफी हद तक स्पेसिफिक हो जाती हो अगर आपको क्वाड्रेंट का समझ आ जाए। फिर देखिए यहाँ लंबर रीजन में किडनी थी ना, तो यहाँ पर किडनी के पेन्स है सारे, किडनी स्टोन का पेन, किडनी इन्फेक्शन का पेन, फिर जहाँ एम्ब्लाइकस है वहाँ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो पेट खराब हो जाता है, देखें कि उसका भी डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, उसका पेन भी इंटेस्टाइन के आसपास होता है, ये बेली बटन के आसपास होता है, ठीक है। ए क्या लिखा है, ये एओर्टिक एन्यूरिज्म, रप्चर्ड है, फिलहाल इसको रहने, काफी ब्रॉड टर्म है ये, ठीक है। इसी तरह जो चीज राइट लंबर रीजन में थी वो लेफ्ट लंबर रीजन में है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स वही हैं। अब राइट साइड पे देखें कि क्या पेन्स है, राइट साइड पे अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स का पेन, डाइवर्टिकुलाइटिस है, ये इंटेस्टाइन की कंडीशन है, इसको आगे क्लिनिकल्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ओवेरियन या टेस्टिकुलर टॉर्जन, फीमेल होगी तो ओवेरियन पेन भी हो सकता है, मेल्स को टेस्टिस का पेन, टॉरियन यानी जो ट्विस्ट हो जाते हैं ना विसरा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे पेरिस्टोलिसिस हो रही है, और जो भी चीज कोई रोप जैसी, जैसे आपके हैंड्स फ्री टैंगल हो जाते हैं, उस तरह यहाँ पे भी टॉर्जन हो जाती है, तो वो पेन्स भी सारे यहीं पर आते हैं, ठीक है। फिर देखें कि हाइपोगैस्ट्रियम जो रीजन था, इसमें देखें सिस्टाइटिस, UTI का पेन है, ब्लैडर का, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फीमेल्स की कंडीशन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर आप सिग्मोइड ग्लैंड वाले रीजन में आ जाएं, लेफ्ट एलिएक में, यहाँ पर लार्ज गट की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यानी कि जब आप इस सबको अच्छी तरह मेमोराइज कर लेंगे और फिर आप इन चीजों को क्लिनिकली रिलेट कर सकेंगे, इसलिए जरूरी है एब्डोमेन को पढ़ना और उसके क्वाड्रेंट्स में पढ़ना, ठीक है, विस्ट्रास की अरेंजमेंट को पढ़ना, उनका पेन कहाँ पिक किया जाए इस चीज को पढ़ना, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट को जरा उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है कि इसमें लिवर के देखें पेन्स हैं, हेपेटाइटिस का पेन यहाँ होगा, लिवर में कोई एब्सेस होगी उसका पेन हो सकता है, बिलरी यानी कि जो बिलरी ट्रैक्ट है जहां से, यानी कि लिवर के डक्ट्स जहां से निकल रही थी और जहां वो गॉल ब्लैडर को ज्वाइन कर रही थी और वो सब मिलकर आकर इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा था, वो सारा बिलरी ट्रैक्ट है, डिटेल से भी पढ़ेंगे लेकिन वक्ती, उसका कोई पेन होगा तो भी वो ऊपर की तरफ आ सकता है, ठीक है। गॉल स्टोन्स का जो पित्ते की पथरी का दर्द है, वो निमोनिया का पेन,
एब्सेस, ये सब यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है? बल्कि जो कोलीलिथियासिस का स्टोन्स वाला पेन होता है, वो तो बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर हो रहा होता है, आप आसानी से उसको फिर पिक कर सकते हैं जब आपको एग्ज़ामिनेशन करना आ जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्वेश्चंस आर वेलकम।